सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। और हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मानव अधिकारों की। मानव अधिकारों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको हम देख रहे थे, जो आने वाले एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे मानव अधिकार आयोग। इसका काम क्या है, मानव अधिकार केंद्र, मानव अधिकार हॉटलाइन, ठीक है, और मानव अधिकार परिषद। आइए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा पहला कि इन पर क्या लिखिए, लेख लिखिए, टिप्पणियां लिखिए। पहला जो है किसके ऊपर, मानव अधिकार पहला मानव अधिकार आयोग में, ठीक है। सॉरी, पहला है मानव अधिकार आयोग, ठीक है। फिर है मानव अधिकार केंद्र, और फिर है मानव अधिकार हॉटलाइन, और मानव अधिकार परिषद। तो इनके ऊपर हमको क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो ये चारों के चारों जो है संयुक्त राष्ट्र के वो हथियार है जो दुनिया में यह पक्का करते हैं कि किसी भी इंसान के साथ अगर बुरा हुआ है या बुरा बर्ताव न हो, ठीक है। तो ये चारों के चारों हथियार किसके हैं, संयुक्त राष्ट्र के हैं। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार केंद्र, मानव अधिकार हॉटलाइन और मानव अधिकार परिषद में, ठीक है। इनका जो काम जो है दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव न हो, इसको रोकना है। मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो ये पुराने मानव अधिकार अदालत या जो कमेटी है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, मानव अधिकार आयोग का काम क्या है, इसका मुख्य काम था मानव अधिकारों के नियम बनाना भाई। तो मानव अधिकार आयोग का मुख्य काम था मानव अधिकारों के नियम बनाना। आज हम जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट देखते हैं वो इसी ने तैयार किया था। इसने तैयार किया था, मानव अधिकार आयोग ने तैयार किया था। इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत, मानव अधिकार आयोग की जो शुरुआत है 1946 में हुई थी, और जो इसकी पहली अध्यक्ष जो थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पत्नी जो थी एलिनोर रूजवेल्ट थी, ठीक है। अब इसकी खास बात के ऊपर चर्चा करते हैं मानव अधिकार आयोग की। इसने लगभग 60 साल तक काम किया था, ठीक है। अब 2006 में इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी जगह एक नई और ज्यादा ताकतवर संस्था आ गई जिसको क्या बोलने लगे, मानव अधिकार परिषद, ठीक है। तो 2006 तक इसने काम किया, और जो इसका काम जो क्या था कि कहीं पे भी दुनिया में किसी भी इंसान के साथ बुरा बर्ताव न हो, इसको रोकना इसका काम था, ठीक है। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली अध्यक्ष एलिनोर रूजवेल्ट थी इसकी। 60 साल तक इसने काम किया। 2006 में इसको बंद कर दिया और इसकी जगह के ऊपर एक ताकतवर संस्था बना दी गई, मानव अधिकार परिषद में, ठीक है। तो मानव अधिकार यूएन यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक हथियार है। आगे बात करते हैं, मानव अधिकार केंद्र क्या है भैया। नंबर 2 के ऊपर है मानव अधिकार केंद्र। इसे आप मानव अधिकारों का मेन ऑफिस या हेडक्वार्टर मान सकते हैं। तो मानव अधिकार केंद्र वो है जहां पे मानव अधिकार, जिसको हम मानव अधिकारों का क्या बोलते हैं, मेन ऑफिस या हेडक्वार्टर मान सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, यह जेनेवा जो स्विट्जरलैंड है वहां स्थित था भाई, ठीक है। तो मानव अधिकार केंद्र कहाँ पे स्थित था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था भाई, और मैन ऑफिस या हेडक्वार्टर बोलते हैं भाई इसको। इसका काम रिसर्च करना, रिपोर्ट तैयार करना और अलग अलग देशों की सरकारों को सलाह देना था भाई, ठीक है, कि वे अपने यहाँ मानव अधिकारों को कैसे सुधारें भाई। तो मानव अधिकार केंद्र का जो हेडक्वार्टर था, जो ऑफिस जो था वो स्विट्जरलैंड में था। इसका काम रिसर्च करना, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना, अलग अलग देशों की सरकारों को सलाह देना कि वह वहां पे मानव अधिकार, अपने देश में मानव अधिकारों को कैसे सुधारा जाए भाई। अभी क्या सिचुएशन है भाई इसकी, मानव अधिकार केंद्र की। तो 1997 में इसे मानव अधिकार उच्चायुक्त के ऑफिस के साथ मिला दिया गया था ताकि इसका सारा काम एक ही छत के नीचे बेहतर तरीके से हो सके।
तो 1997 में इसको किसके साथ मिला दिया, मानव अधिकार उच्चायुक्त के साथ मिला दिया। आगे बात करते हैं हम, आगे है मानव अधिकार हॉटलाइन। हॉटलाइन का मतलब जैसे हम पुलिस को बुलाते हैं कोई भी इमरजेंसी सेवा के लिए, ठीक है, तो हॉटलाइन का मतलब है कोई भी इमरजेंसी सेवा विश्व में कहीं पर भी हो, अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हॉटलाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यह एक इमरजेंसी सेवा की तरह है जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर होता है। काम 1994 में इसे शुरू किया गया था, तो मानव अधिकार हॉटलाइन को 1994 में शुरू किया गया था। यह 24 घंटा चालू रहने वाली एक फैक्स लाइन है, ठीक है भाई, ये 24 घंटा चालू रहती है। इसके फायदे, अगर किसी व्यक्ति की जान को खतरा है या उसके मानव अधिकारों का बहुत बुरा उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति, उसके रिश्तेदार या कोई एनजीओ सीधे जिनेवा में इस नंबर पर संपर्क कर सकते थे। किस पे, मानव अधिकार हॉटलाइन। यह बहुत तेजी से एक्शन लेने के लिए बनाई गई थी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मानव अधिकार परिषद, जो मानव अधिकार आयोग के स्थान पर बनाया था भाई। इसे आप दुनिया की मानव अधिकारों वाली नई पंचायत कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मानव अधिकार आयोग की जगह ली थी इसने। पहले जो आयोग था उसे बदलकर 2006 में यह परिषद बनाई गई ताकि काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। यह कब और कैसे बनी, तो शुरुआत इसकी कैसे हुई मानव अधिकार परिषद की, 2005 में न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े नेताओं की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जहां इसे बनाने का क्या लिया गया था, फैसला लिया गया था। तो इसका आर्टिफिशियल जन्म हुआ कब हुआ, 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे मंजूरी दी और यह पुराने मानव अधिकार आयोग की जगह ले ली हुई इसने, ठीक है। हेडक्वार्टर पहले देख लिया था हमने, कहां पे, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें कुल 47 देश सदस्य होते हैं, किसमें, मानव अधिकार परिषद में। इन देशों को पूरी दुनिया से चुनाव के जरिए चुना जाता है ताकि हर इलाके का प्रतिनिधित्व हो सके। तो मानव अधिकार परिषद में 47 देश होते हैं जिनको क्या है, दुनिया में चुनाव के जो है से चुनाव के जरिए चुना जाता है ताकि हर इलाके का प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है इसके मुख्य काम क्या है भाई, तो सीखना और मदद करना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो मुख्य काम है वो है सीखना और मदद करना, ये चर्चा वो करना, नियम बनाना, निगरानी रखना, इमरजेंसी में एक्शन लेना, रिपोर्ट कार्ड बनाना। तो सीखना और मदद करना, देशों को यह बताना कि मानव अधिकार क्या है और उन्हें अपने देश में कैसे लागू करना है। अगर किसी देश को तकनीक या सलाह चाहिए तो यह मदद करती है भाई, कौन सी, जो परिषद, जो मानव अधिकार परिषद। दूसरी बात है चर्चा करना, मानव अधिकारों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मीटिंग या सेमिनार बुलाना भाई किसका काम है, जो मानव अधिकार परिषद का। फिर क्या है, नियम बनाना, नए कानून या नियम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सुझाव देना भाई, ठीक है। निगरानी रखना भाई, यह देखना कि क्या सभी देश लोगों के अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं या नहीं भाई, ठीक है। इमरजेंसी में एक्शन भाई, अगर कहीं अचानक से बहुत ज्यादा जुल्म होने लगे या मानव अधिकारों का हनन हो तो यह तुरंत वहां दखल देती है और लोगों को बचाने की क्या करती है, कोशिश करती है भाई, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड बनाना भाई, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, बनाना। यह हर साल अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है भाई, ठीक है, हर साल क्या करती है, यह अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को सौंप देती है कि दुनिया में मानव अधिकारों का क्या हाल है, ठीक है। तो यह भी इसका काम है, किसका, संयुक्त जो परिषद जो है इसका एक काम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न जो है हमारे पास वो क्या है, वह भारत के संविधान में मानव अधिकारों को कहां तक अंगीकृत किया गया, अंगीकृत है भाई।
ठीक है, किया गया। ठीक है, तो मानव अधिकार जो हैं भारत के संविधान में कहाँ तक हैं, कितने हैं? दुनिया दुनिया ने जिन मानव अधिकारों की बात कही है, भारत ने उन्हें अपने संविधान में पहले से ही मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया था भारत ने पहले ही अपने संविधान में भी। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ। इसे ऐसे समझो, 1966 में दुनिया ने एक लिस्ट बनाई जिसे सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविधा कहते हैं। ये हमने पहले देख ली थी, लेकिन भारत ने 1950 में ही अपने संविधान में ये सारी बातें लिख दी थी भाई। ठीक है, संविधान और मानव अधिकार मुख्य तालमेल क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में वे सभी अधिकार हैं जो एक इंसान को गरिमा से जीने के लिए चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आती है मानव अधिकार क्या है और हमारे संविधान में कहाँ पे क्या बात लिखी हुई है। तो समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में है भाई, ये मानव अधिकार है। मानव अधिकार भेदभाव का अंत हमारे संविधान में कहाँ पे, अनुच्छेद 15 में। मानव अधिकार है बोलने की आजादी जो हमारे अनुच्छेद 19 में है भाई। ठीक है, शांति सभा तो ये भी हमारे संविधान अनुच्छेद 19 में है भाई। जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है भाई। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 में है भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कहाँ पे है, अनुच्छेद 23 में है भाई हमारे संविधान में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो समानता का अधिकार, कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। भेदभाव का अंत, धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बोलने की आजादी, अपनी बात रखने और भाषण देने की क्या है, पूरी आजादी है भाई। ठीक है, आगे क्या है, शांतिपूर्ण सभा भाई, बिना हथियार के कहीं भी शांति से इकट्ठा होने का हक है भाई। जीवन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, किसी से उसका जीवन या निजी स्वतंत्रता बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीनी जा सकती भाई। ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा करने की आजादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी से जबरदस्ती काम यानी कि बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता। आगे बात करते हैं भाई। आगे हमारे पास है 6 खास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए भाई। ठीक है, कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, पहली है सुरक्षा चक्र, अनुच्छेद 20 और 22। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह जानने का हक है कि क्यों पकड़ा गया मुझको। साथ ही एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संविधान में वर्णित है सुरक्षा चक्र है। समय के खिलाफ गवाही भी, पुलिस किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वह अपने ही खिलाफ गवाही दे। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 का उपअनुच्छेद 3 में। ठीक है, अग्रिम पंक्ति में भारत भाई, उत्तर में लिखा है कि भारत अग्रिम पंक्ति में है। इसका मतलब है कि मानव अधिकारों को अपनाने में भारत दुनिया के सबसे जागरूक देशों में से एक है भाई। ठीक है, प्रश्न आ गया अगला हमारे पास। अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं से संबंधित मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए कि महिलाओं से संबंधित कौन कौन से मानव अधिकार है। ठीक है, दुनिया और भारत के कानून महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने के लिए क्या कहते हैं भाई। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पुराने समय में महिलाओं को कमजोर मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के संविधान में खास नियम बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के हक, ठीक है, यूएन के नियम क्या है भाई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के नियम क्या। पूरी दुनिया ने मिलकर यह माना कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएन द्वारा नियम बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है समानता का नियम, 1948 घोषणा पत्र हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि चाहे कोई पुरुष हो या महिला, कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। दूसरा है भेदभाव की समाप्ति, 1979 में। यह महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसमें पक्का किया गया कि महिलाओं को इन क्षेत्रों में बराबर का हक मिलना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में,
शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शादी के क्षेत्र में। ठीक है, तो लड़कियों को पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, काम करने और करियर बनाने की आजादी होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल सुविधाएं हों, अपनी मर्जी और बराबरी का हक है भाई शादी के मामले में। आगे बात करते हैं। आगे हम ये बोल रहे थे यूएन जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या नियम हो वो बोल रहे थे। अब बात करते हैं हम हमारे भारत के संविधान में महिलाओं के लिए क्या अधिकार है। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 14, सब बराबर हमें, कानून की नजर में महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। अनुच्छेद 15, भेदभाव पर रोक, सरकार या कोई भी व्यक्ति सिर्फ महिला होने के आधार पर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16, नौकरी में बराबरी, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरुष के बराबर अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 23, शोषण से बचाव, महिलाओं की खरीद फरोख्त या उनसे जबरदस्ती काम कराना अपराध है। अनुच्छेद 39, समान वेतन, अगर एक पुरुष और एक महिला एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी वेतन भी क्या है बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, मुख्य समस्या और समाधान क्या है। ठीक है, समस्या की जड़ भेदभाव है, इसे खत्म करने के लिए महिलाओं को शिक्षित बनाना जरूरी है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना जरूरी है, समाज की सोच बदलनी होगी, वे दुर्बल वर्ग है। ठीक है, ये समाज सोचता है कि वो दुर्बल वर्ग है, लेकिन ये सोच बदलनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है अब महिलाओं के पक्ष में मानव अधिकार देख ली। अब बालकों से संबंधित मानव अधिकारों का उल्लेख करते हैं कि बालकों के क्या क्या अधिकार हैं। बच्चों को बड़ों से अलग और खास सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से अभी विकसित हो रहे हैं। बच्चों को खास हक क्यों चाहिए? बच्चे अपनी भलाई बुराई और काम के नतीजों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, इसीलिए दुनिया भर के कानूनों में यह माना गया है कि बच्चों को विशेष देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों के लिए क्या नियम है? दुनिया ने मिलकर 1989 में बाल अधिकारों पर अभिसमय यानी कि अधिनियम बनाया। ठीक है, 1989 में बाल अधिकारों पर अभिसमय बनाया। इसे बच्चों के अधिकारों का संविधान या बिल कहा जाता है। 1989 का इसमें बच्चों को ये हक दिए गए। कौन सा हक दिया गया? एक तो जीने का हक, एक पहचान का हक, एक पढ़ाई का हक, एक आजादी का हक, एक सुरक्षा का हक और एक विकास का हक। जीने का हक, हर बच्चे को सुरक्षित जन्म लेने और जीवित रहने का क्या है? अधिकार है। फिर है पहचान का हक, हर बच्चे का नाम होना चाहिए और उसे अपने देश की नागरिकता और राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर है पढ़ाई का हक, शिक्षा पाना हर बच्चे का क्या है? बुनियादी अधिकार है। आजादी का हक, अपनी बात कहना, अभिव्यक्त सोचना और अपने धर्म को मानने की आजादी है भाई हर बच्चे की। सुरक्षा, बच्चे के परिवार या उसकी निजी जिंदगी में कोई गलत दखल न दी। ठीक है, फिर है विकास, बच्चे को ऐसा माहौल मिले जिससे उसका शारीरिक शरीर, दिमाग और संस्कार, आध्यात्मिक विकास अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए नियम थे। 1989 के अंदर ये जो अधिनियम लाया गया था, बाल अधिकारों का अधिनियम, जिसमें ये हक जो है बच्चों को दिए गए थे। आगे बात करते हैं। आगे है भारत के संविधान में बच्चों के लिए क्या बात कही गई है। ठीक है, तो फ्री में पढ़ाई, अनुच्छेद 21 का 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, काम पर रोक भाई, अनुच्छेद 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, इसे बाल श्रम कहते हैं और यह क्या है? अपराध है। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने या खान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जाता, इसे बाल श्रम कहते हैं और यह क्या है? अपराध है। खास कानून, किशोर न्याय अधिनियम 2015, जो बच्चे अनाथ हैं या जिनसे कोई गलती हो जाती है
उनके सुधार और देखभाल के लिए यह कानून बनाया गया। कौन सा? किशोर न्याय अधिनियम। फिर अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। यह एक ऐसी टीम है जो सिर्फ यह देखती है कि देश में बच्चों के अधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं। कौन देखती? बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। बच्चों के मानव अधिकारों का मतलब है उन्हें काम के बोझ से बचाकर स्कूल भेजना, उन्हें अच्छी सेहत देना और एक ऐसा सुरक्षित बचपन देना जहां वह बिना डरे बड़े हो सकें। भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन गलत है और उसे पढ़ाना सरकार का क्या है? फर्ज है। आगे बात करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मानव अधिकारों का विवेचन। तो वृद्ध व्यक्ति जो है और वरिष्ठ जो नागरिक है उनके लिए मानव अधिकार क्या है भाई? कौन कौन से मानव अधिकार? ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का मतलब है जब इंसान अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाए जहां उसे दूसरों के सहारे की जरूरत हो, तो समाज और सरकार उसे बोझ न समझे भाई। ठीक है, 5 बातें हैं। आजादी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, बुजुर्गों को यह हक है कि वे अपनी मर्जी से जीवन जी सकें भाई। काम करने का मौका भाई, अगर वे काम करना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। रिटायरमेंट, उन्हें सम्मान के साथ काम छोड़ने का भी क्या है? हक है। बुनियादी जरूरतें, उन्हें भोजन, पानी, कपड़ा और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए। ठीक है भाई। फिर है समाज का हिस्सा बने रहना। अक्सर बुजुर्गों को अकेले छोड़ दिया जाता है, लेकिन मानव अधिकार कहते हैं कि उन्हें परिवार और समाज के साथ घुल मिलकर रहने का पूरा हक है। समाज के फैसलों में उनकी राय ली जानी चाहिए क्योंकि उनके पास क्या है? अनुभव है। तो जो बुजुर्ग जो हैं उनकी समाज के फैसलों में राय लेनी चाहिए क्योंकि उनके पास अनुभव है। ये नहीं कि समाज के हिस्से से बाहर कर दिया, ठीक है, अकेला छोड़ दिया उनको, और परिवार में घुल मिल कर रहना चाहिए। ये हक मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, अच्छी सेहत और देखभाल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां घेर लेती हैं, इसीलिए उन्हें अस्पताल और डॉक्टर की सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए। किनको? बुजुर्गों को। ये भी मानव अधिकार हक देते हैं इनको। लेकिन वास्तविक जो है उसमें थोड़ी चूक हो जाती है। अगर वे घर पर अकेले हैं तो सरकार या संस्था को उनकी मानसिक और शारीरिक देखभाल में मदद करनी चाहिए। ये बात भी इसमें कही हुई है मानव अधिकारों के लिए, बुजुर्गों के लिए मानव अधिकारों। आगे बात करते हैं। आगे है खुद का विकास। बुढ़ापे का मतलब यह नहीं कि सीखना बंद कर दिया जाए। बुजुर्गों को समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मनोरंजन के साधनों जैसे पार्क, लाइब्रेरी, सत्संग आदि तक पहुंचने का क्या है? पूरा हक है भाई। यह नहीं कि पहले बाहर निकाल दो, कहाँ पे पढ़ोगे लाइब्रेरी में, पार्क में कैसे घुसोगे, अब तो बुजुर्ग है। ऐसा नहीं है। ये कौन बोलते हैं? मानव अधिकार हक देते हैं भाई इनको। सम्मान और सुरक्षा भाई, सबसे जरूरी बात यह है कि उनके साथ कोई गाली गलौज या मारपीट न हो। उन्हें पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ जीने का क्या है? हक है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में इनके लिए क्या क्या कानून है। अब बुजुर्गों के लिए भारत में क्या क्या कानून है? भारत सरकार ने 2007 में एक बहुत ही जरूरी कानून बनाया जिसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? इस कानून में क्या बात थी? बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चों की क्या जिम्मेदारी होगी? बच्चों का यह कानूनी फर्ज है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें और उन्हें खर्चा दें। ठीक है, ये इस अधिनियम में कही गई। फिर बात नंबर 2 है संपत्ति की सुरक्षा। अगर कोई बच्चा संपत्ति नाम लिखवाने के बाद माता पिता को घर से निकाल देता है तो वह ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यह भी इसमें बात कही गई थी। सरकारी मदद भाई, सरकार बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम और स्पेशल मेडिकल वार्ड बनवाती है। ठीक है, यह भी इसमें अधिनियम 2007 में बात कही गई है। आगे बात करते हैं। आगे है मानव अधिकार एवं असमर्थ व्यक्ति पर टिप्पणी लिखिए भाई। असमर्थ व्यक्ति कौन होता है? मानव अधिकार एवं असमर्थ व्यक्ति, यानी कि
असमर्थ व्यक्ति की मानव अधिकार क्या है, असमर्थ व्यक्ति के अधिकार क्या है। ठीक है, असमर्थ व्यक्ति या जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उनके मानव अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सरल शब्दों में इसका मतलब है कि शरीर या दिमाग से कोई कमी होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। यह नहीं कि वो दिव्यांग है इसलिए उसको समाज से अलग कर दिया जाए। तो किसी भी अगर शरीर या दिमाग से अगर कोई भी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को समाज से अलग नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये उसके अधिकार बोलते हैं। अब क्या है, असमर्थ या दिव्यांग व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें लंबे समय तक कोई शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक परेशानी हो, जिनकी वजह से वे समाज के बाकी लोगों की तरह सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते, तो वो क्या है? दिव्यांग है। दुनिया की लगभग 10% आबादी ऐसे लोगों की है भाई, दिव्यांगों की है। ठीक है, बात है अंतरराष्ट्रीय नियम भाई। अब यूएन का क्या नियम है भाई दिव्यांगजनों के लिए? अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है भाई? पूरी दुनिया ने मिलकर यह माना कि दिव्यांगों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक सामान्य इंसान को मिलता है। ठीक है भाई, 1975 की घोषणा क्या थी भाई? संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले दिव्यांगों के अधिकारों की घोषणा की 1975 में। 2006 का बड़ा फैसला, 13 दिसंबर 2006 को एक खास समझौता अभिसमय हुआ जिसे दुनिया भर के देशों ने माना। तो 2006 में क्या हुआ? एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसे दुनिया भर के देशों ने माना। इसका मकसद दिव्यांगों की गरिमा को बचाना था। ठीक है, 13 दिसंबर 2006 का। आगे बात करते हैं। आगे है उनके मुख्य अधिकार क्या? तो दिव्यांगों के मुख्य अधिकार क्या है भाई? पहला है समानता, उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। पहुंच, सरकारी दफ्तरों, बसों, ट्रेनों और इमारतों में उनके लिए रैंप या लिफ्ट जैसी सुविधा होनी चाहिए ताकि वह कहीं भी आसानी से आ जा सके। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, इनमें लिफ्टों की जो सुविधा होती है वो वास्तविकता ये है, दिव्यांगजनों के लिए वो लिफ्ट की सुविधा होती है, लेकिन उसमें ऐसे ही सभी कुछ जर्नल भी सब कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, ट्रेन में देखा होगा इनके लिए स्पेशल डिब्बा होता है लास्ट में दिव्यांगजन। शिक्षा और नौकरी भाई, उन्हें पढ़ने का हक है और कंपनियों या सरकारी नौकरियों में उनके लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपने देखा होगा भर्ती निकलती है उनमें सीट आरक्षित है। तो यही अधिकार दे रखे। कहां से मिले थे ये अधिकार? 2006 का बड़ा फैसला था, वहां से क्या है ये अधिकार, ये जो नियम जो है बने हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियम है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र जीवन में, वे अपनी मर्जी से जहां चाहे रह सकें और समाज का हिस्सा बने रहें। ठीक है, भारत में इनके लिए क्या खास बात है? तो भारत में दिव्यांगजनों के लिए क्या खास बात है, आइए देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 था भाई हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, इसमें क्या बातें थी, क्या अधिकार दिए गए थे? ठीक है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण में, दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में कोटा बढ़ाया गया। दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 में। शिक्षा भी, 6 से 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा का अधिकार है। सजा का प्रावधान, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति का मजाक उड़ाता है या उसे परेशान करता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। याद रखने का पॉइंट है भाई, कहीं ऐसे ही किसी को कुछ बोल दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं काम भी आएगा ये। ठीक है, सजा का प्रावधान है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति का मजाक उड़ाता है या उसे परेशान करता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो अल्पसंख्यक एवं मानव अधिकार को समझाइए। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। अल्पसंख्यक और उनके मानव अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। सरल भाषा में अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं? जिनकी संख्या किसी देश या समाज में
बाकी लोगों के मुकाबले कम होती है। यानी कि जिस देश या समाज में बाकी लोगों के मुकाबले जिनकी संख्या कम होती है वो होते हैं क्या, अल्पसंख्यक। चाहे वो धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हो, भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो, या जाति या संस्कृति के आधार के ऊपर अल्पसंख्यक हो। ठीक है, बात आती है अब अल्पसंख्यक कौन है भाई। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक तीन तरह के हो सकते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से। एक तो धार्मिक, जिनका धर्म अलग है, जैसे भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, फारसी। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, एक भाषीय अल्पसंख्यक, एक जाति और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक। ठीक है, फिर है भाषीय अल्पसंख्यक, जो अपनी अलग भाषा बोलते हैं। फिर है जातीय अल्पसंख्यक, जिनकी अपनी अलग परंपरा या संस्कृति होती है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, आगे है अंतरराष्ट्रीय नियम भाई, यानी कि यूएन के कानून भाई। यूएन के नियम क्या थे अल्पसंख्यकों के लिए, कौन कौन से हक दिए गए इनको। ठीक है, पूरी दुनिया ने यह माना कि जो लोग संख्या में कम है उनके अधिकारों को दबाया न जाए। ठीक है, इसलिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने एक खास घोषणा की जिसमें अल्पसंख्यकों के ये अधिकार दिए गए। ठीक है, कौन कौन से अधिकार दिए गए। सॉरी, तो अंतरराष्ट्रीय जो नियम जो थे यूएन के कानून, यानी कि पूरी दुनिया ने यह माना कि जो लोग संख्या में कम है, ठीक है, उनके अधिकारों को दबाया न जाए। इसलिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने एक खास घोषणा की गई जिसमें अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिए गए। कौन से अधिकार दिए गए। पहला जो अधिकार है वो क्या है, अस्तित्व का अधिकार भाई। ठीक है, अस्तित्व का अधिकार। दूसरा है धार्मिक और संस्कृति। तीसरा है मातृभाषा का हक। चौथा है संगठन बनाना। और पांचवा क्या है, भेदभाव से सुरक्षा। तो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए कि अस्तित्व का अधिकार, उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने और सुरक्षित जीने का पूरा हक है। ठीक है भाई, अस्तित्व का अधिकार होगा। फिर है धर्म और संस्कृति। सीधी बात है, वो अपनी धर्म को माने, अपनी परंपराओं को माने। ठीक है, तीसरी है मातृभाषा का हक, वो अपनी खुद की भाषा बोले और सीखें, उसी भाषा में वो पढ़ें लिखें। ठीक है, ये भी हक दिया। फिर है संगठन बनाना, वे अपने समाज की भलाई के लिए ग्रुप या संस्थाएं बना सकते हैं भाई। भेदभाव से सुरक्षा, सिर्फ इसलिए कि उनकी संख्या कम है उनके साथ किसी भी नौकरी या सुविधा में भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिए, इनको हक दिए भाई यूएन द्वारा। आगे बात करते हैं भाई, अब भारत में अल्पसंख्यकों के क्या हक है। तो भारत के संविधान में भी इनके हक है। क्या, भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को बहुत मजबूती देता है। मुख्य दो अनुच्छेद है इनकी। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा हक है। ठीक है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक को, ठीक है, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा हक है। ठीक है, आगे बात देखते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद 30 क्या कहता है अल्पसंख्यकों के लिए। यह अल्पसंख्यकों को अपने खुद के शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है।
ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29, दो अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, एक तो अपने खुद के शिक्षण संस्थान ये चला सकते हैं, ठीक है, स्कूल या कॉलेज चला सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत, और अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को अपना सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का मतलब है भीड़ का शासन उन पर हावी न हो जाए। ठीक है, उन्हें अपनी भाषा बोलने, अपने भगवान की पूजा करने और अपनी संस्कृति को बचाने की पूरी आजादी होनी चाहिए। भारत में उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे अपनी पहचान खोए बिना देश की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बने रहें। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। आगे बात करते हैं। आगे जो है, अब बात करते हैं हम मानव अधिकारों की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। क्या मानव अधिकार विधिक अधिकार है? तो ये पूछ रहा है कि क्या मानव अधिकार जो है वो विधि द्वारा स्थापित है, विधिक अधिकार है। तो हमने संविधान के अनुच्छेदों में देखा, सभी जो संविधान का जो अनुच्छेद जो थे 29, 30, 21, 15, 16, 17, 20, 29, 30, तो सभी जो है संविधान में वर्णित है, तो विधि द्वारा स्थापित है। ठीक है, मानव अधिकारों की अवधारणा क्या है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने एक इंसान के रूप में जन्म लिया है, उसके पास कुछ अधिकार अपने आप आ जाते हैं, इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मानव अधिकारों की अवधारणा क्या है कि जब आपने इंसान के रूप में जन्म लिया तो जन्म लेते ही आपके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं, इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। भाई बिना अधिकारों के इंसान, भाई जैसे बिना पानी की मछली नहीं रह सकती, वैसे ही बिना अधिकारों के इंसान जीवन बेकार है। ठीक है, अब एक बात थी, कानूनविद जो थे, एक जो पालकीवाला जो थे, A.N. पालकीवाला ने क्या कहा भाई इनके बारे में? ठीक है, A.N. पालकीवाला ने कहा था कि असली आजादी इंसान के दिल में होती है। अगर इंसान के अंदर से आजाद रहने की इच्छा ही मर जाए तो दुनिया का कोई भी कोर्ट या कानून उसे बचा नहीं सकता। ठीक है, तो A.N. पालकीवाला ने एक बात कही थी कि असली जो आजादी जो है वो इंसान के दिल में होती है। अगर अंदर से, इंसान के अंदर से आजाद रहने की क्या इच्छा मर जाए तो दुनिया का कोई भी कोर्ट या कानून उसे बचा नहीं सकता। बात नंबर 2, नाम अनेक काम एक। इन्हें आप कई नामों से बुला सकते हैं, किसको? मानव अधिकारों को, लेकिन काम क्या है इसका? एक ही है। ठीक है, क्या करना? मानव के जो अधिकार जो है, मानव की आजादी सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जन्मजात अधिकार जो पैदा होते ही मिल गए हैं, मूल अधिकार जो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या मानव अधिकार विधिक अधिकार है? यह एक तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत रोचक है। सिर्फ सोच या कानून? शुरुआत में मानव अधिकार सिर्फ एक नैतिक विचार थे, यानी लोग मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। तो कानूनी रूप कब मिला? जब देशों ने अपने संविधान बनाए, यानी कि देश जो थे, जैसे अमेरिका का संविधान बना, भारत का संविधान बना, तो जब पहले ये क्या थी, एक नैतिक विचार थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कानूनी रूप कब मिला इनको? जब देशों ने अपने संविधान, जैसे भारत का संविधान में इन्हें लिख दिया, तब ये क्या हो गए? विधिक या कानूनी अधिकार बन गए। ठीक है, तो ये क्या है? विधिक और कानूनी अधिकार है। जब जिस देश ने जो संविधान बनाया उसमें जो ये अधिकार लिख दिए गए, जैसे भारत में हमने देखा 12 से 35 जो आर्टिकल, इसमें लगभग मौलिक अधिकार हमको दिए गए, तो ये हमारे संविधान में लिख दिए मानव अधिकार, इसलिए क्या है, ये विधिक अधिकार बन गए। आगे बात करते हैं, अंतर क्या है? अगर कोई अधिकार सिर्फ मानव अधिकार है और कानून में नहीं लिखा तो उसे लागू कराना मुश्किल होता है। यानी कि सिर्फ क्या है, अगर मानव अधिकार है और कानून में लिखा नहीं
तो उसे लागू कराना मुश्किल होता है। लेकिन जब वह विधिक अधिकार बन गया है, लेकिन जब वह विधिक अधिकार बन जाता है, जैसे भारत में मौलिक अधिकार है, तो अगर कोई भी उन्हें छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है। अवधारणा की बात करें, मानव अधिकार वे हक हैं जो आपको इंसान होने के नाते भगवान या प्रकृति से मिलते हैं भाई, ताकि आप इज्जत से जी सकें भाई। कानूनी शिस्ती की बात करें, हाँ आज के समय में मानव अधिकार विधिक अधिकार बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने इन्हें अपने कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों में जगह दे दी है। अब ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि क्या है, कानून है। तो ये जो फैक्ट थे आपको अच्छे लगे होंगे और आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ऐसे जैसे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।